भारत की सदियों पुरानी ज्ञान गंगा से उपजे Thank you वेदों, so much, ma'am. उपनिषदों और पौराणिक ग्रंथों ने भारत को शिक्षा शिरोमणि बनाते हुए संपूर्ण विश्व में ज्ञान का संचार किया। इसलिए भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को हर स्तर के करिकुलम में इंटीग्रेट करने का प्रावधान है। भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षार्थियों में लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करने में सक्षम है, जो मौजूदा एजुकेशनल फ्रेमवर्क से मिलकर उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को एकेडमिक करिकुलम में शामिल करके हम गुड गवर्नेंस और पब्लिक लीडरशिप में समृद्ध भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत के इसी संरक्षण के लिए शिक्षा समागम में विचार विमर्श किया जाएगा। Now we are moving towards the 7th session of this Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. We have our next topic for discussion is promotion of Indian languages and Indian knowledge system. We are fortunate to have Professor Chamu Krishna Shastri as chairperson of this session. We have our respected panelist, Professor Ganti Suryanarayan Murthy, Coordinator, Indian Knowledge System, Professor Raghuvendra Tamwar, Chairman, Indian Council of Historical Research, New Delhi, Swami Sarvottamanand, Vice Chancellor, Ramakrishna Mission, Vivekanand Educational and Research Institute, Belur Math. Intervention, Professor Radha Kant Thakur, Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Vidyapith, Tirupati. राधाकांत जी, I request to our Honorable Chairperson to take over the dais. May I now hand over dais to you and request you to start the session, sir. 10 मिनट पहले ही इस सत्र का शुरुआत हो रही है। शायद इस विषय का महत्व जानकर शायद पहले सत्र वाले जल्दी किया, नहीं तो आयोजक ज़्यादा समय दिया। धन्यवाद। संस्कृत में जो न्यायशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, इसमें डेफिनेशन का या डिस्क्रिप्शन का निर्दोष रीति से डिफाइन करने के लिए एक व्यवस्था है। लक्षण परिष्कार बोलते हैं या दोष परिष्कार बोलते हैं। व्याप्ति, अव्याप्ति, अभाव, इस 3 प्रकार के दोष रहते हैं डेफिनेशंस में। वो 3 प्रकार के दोष कैसे निवारण करना चाहिए, ये न्यायशास्त्र में है। लेकिन ये व्यवस्था केवल संस्कृत भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में, प्राकृत न्यायशास्त्र में, जैन न्यायशास्त्र में भी है, पाली भाषा में है, तमिल भाषा में है। ऐसे सभी भाषाओं में ये व्यवस्था है। तो भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का ज्ञान भंडार है। तो ऐसे भारतीय भाषाओं का प्रचार विकास कैसे हो, ये भी हमें सोचना चाहिए। और भारतीय भाषाएं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस भी हैं। पॉलिसी में जो जिन भाषाओं का उल्लेख हुआ है वो भी है, और सेंसस में कुछ भाषाओं का आधार बताया गया वो भी है। ऐसे कई प्रकार के भाषाओं का वर्णन या नामकरण, वर्गीकरण किया जाता है। हमारा तो आज इस सत्र का संदर्भ यह है कि भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली है, भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस शब्द से भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को कहते हैं, या भारतीय ज्ञान प्रणाली। इन दोनों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शब्द बेहतर है, समीचीन है, अच्छा है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय भाषाओं में है, अंग्रेजी में नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में। लेकिन आजकल
हम इंटरनेट में या नेट में बाकी सब जगह जो चर्चा होती है वो अंग्रेजी भाषा माध्यम से होते हैं, लेकिन वो कई कारणों से उसमें समस्याएं हैं, मैं बाद में बताता हूं। सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर बोलते हैं, इंडियन यानी क्या, नॉलेज यानी क्या, सिस्टम्स यानी क्या, ये भी इंडियन शब्द का, भारतीय शब्द का, इसमें भौगोलिक संदर्भ है, सांस्कृतिक संदर्भ है, ऐतिहासिक संदर्भ है। तो इन थोड़ा इस तीन दृष्टि से भी इंडियन शब्द का अर्थ हमें देना, समझना है। नॉलेज, ज्ञान, और सिस्टम यानी system is a mechanism to bring down the thought which society has accepted and nourished. इसके और एक उदाहरण देना है तो शरीर है, लेकिन इस शरीर में आत्मा भी होना चाहिए। शरीर और आत्मा, अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम में नॉलेज आत्मा, सिस्टम शरीर है। शरीर व्यवस्थाएं, देखिए भारतीय दर्शन ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए कई व्यवस्थाएं, वही हम बोलते हैं राजनीति व्यवस्था, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कई प्रकार के सिस्टम्स हैं। आज जिस प्रकार से हम अलग अलग सिस्टम्स को देखते हैं, वही सिस्टम्स 200 साल पहले भी थे। ब्रिटिश सिस्टम आने से, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आने से पहले भारत में भी लाखों हजारों सालों से कई प्रकार के इस प्रकार के सिस्टम्स थे। वो सब समझ के अभी हमारे सामने NEP 2020 का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि हम इस भारतीय भाषाओं में जो भारतीय ज्ञान प्रणाली निहित है, हिडन है, ट्रेजर्ड है, इसको बाहर लाके प्रमाणित करके पाठ्यक्रमों में, पाठ्य पुस्तकों में इसको लाना है, इंटीग्रेट करना है। हर विषय के साथ, हर आधुनिक विषय के साथ रिलेटेड प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली से कुछ चीजें जो इसके साथ जोड़ना कैसे, ये हमारे सामने चुनौती है, चैलेंज है। इसका उत्तर देने के लिए हमारे साथ 3 महान विद्वान आज उपस्थित हैं। इनमें से सबसे पहले मैं प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी को आह्वान करता हूं। आप मूलतः इंदौर IIT में प्रोफेसर हैं और स्वतः भारतीय ज्ञान प्रणाली के संदर्भ में इंदौर IIT में भी बहुत रिसर्च किए हैं। अभी भारत सरकार का जो भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग है, AICT हेडक्वार्टर में उसका कार्यालय है, उसका आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स। मैं 3 विषयों के बारे में आज चर्चा करूंगा 5 मिनट में। पहला, व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, why should we study Indian knowledge systems, and more elaborately about how are we trying to do it and how we can implement it. And as we Professor Dr. Chamush Krishna Shastri ji ने बोला है, what IKS is about, उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली, ज्ञान परंपरा के बारे में बोला। उसमें से अगर हम इसके बारे में सोचें, what is this about, ये देखते हैं हम कि this is about how we look at ourselves and our relationship with the nature, how our Indian culture has looked at these things. So essentially, any culture looks at nature and the relationship between itself and the environment, and that essentially is that Bharatiya Drishtikona. The way that we look at these things is what is unique about these Indian knowledge systems. And where do you find it? You can find it in many systems, many oral traditions, folk songs, stories, all the culture that you see around. And this has been the powerhouse. India has been the powerhouse of knowledge and manufacturing powerhouse for most of the last 2 millennia or 3 millennia, known history.
And how has it been that in that position? It is because of these continuous Bharatiya Jnana Parampara, which has unbroken traditions of these. So that essentially is what we call as Bharatiya Jnana Parampara. It exists in all Bharatiya भाषा, सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा है. और अभी प्रश्न उठता है, क्यों अगर हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा है तो आज के परिप्रेक्ष्य में, in today's context, why is this important? So essentially, I will talk about two aspects. One is at a philosophical level. By knowing that we have these deep roots, we will be able to have citizens who are confident and will be facing the world with a sense of deep history and with a sense of deep pride in their own culture. And that is one of the first things of a self-confident nation. And if we want to build a self-confident nation, that is really required. So that is at a philosophical level. But at a practical level, the world today is facing existential crises. Whether you talk about climate change, or you talk about the inequalities that are coming up in the capitalist systems or failure of socialist systems, all these kind of things, there is a dire need for alternate development models. And Bharatiya Drishtikona, Bharatiya Jnana Parampara can provide that alternate Drishtikona, which will help essentially, because Bharatiya Jnana Parampara, Bharatiya Drishtikona is such that it says that we can live there is an Indian way, there is a Bharatiya way that is sustainable and strives for the welfare of all. That is essentially why we need to be studying this. And if you think about practical problems that we can solve through these Jnana Parampara, there are a lot of climate change issues that we can solve, whether we talk about water management, agriculture, soil quality, all of these issues there is a lot that we can learn in terms of immediate applicable technologies and practical issues, in addition to all the spiritual wealth that we have. So that is about why and how. And how do we do this? Now, because this tradition, the Jnana Parampara, the Pranali has been broken because of various issues. And so there is a need to rejuvenate this thing again, this Pranali again, this Jnana Parampara again. How do we do that? So essentially we'll have to think about it if you have to talk about it in engineering term, we'll have to have a pipeline full of the workforce should be, that pipeline of workforce should be full. What that means is we need to be able to create students who will move on to the higher education and then become researchers and also become basically the catalyst for rejuvenating, creating the new knowledge. Essentially, we have to bring the Indian knowledge systems from the libraries to the laboratories. How do we do that? So there is a need. If we want to do that, then we need to create institutional capacity. And second, we'll have to encourage fundamental interdisciplinary and transdisciplinary research, integrating the modern methodologies and the Indian knowledge systems together at an individual researcher level. We'll have to promote, basically students, will have to encourage students to be involved in these Indian knowledge systems, be encouraged by it, do research at higher education level, and also will have to infuse and incorporate Indian knowledge systems into every classroom in the school level. So we at Ministry of Education in the Indian Knowledge Systems Division have been doing all of these things by setting up IKS centers throughout the country to develop the institutional capacities, focusing on research, education, mentoring, and outreach pillars. And then secondly, we are funding a lot of trans and interdisciplinary research projects across the country, and very, very high state-of-the-art technologies that are being developed based on Indian knowledge systems. And it includes all the way from medicine to metallurgy to basically machine learning methods. So a lot of these things are being inspired and using the Indian knowledge systems. And the third thing that we are doing is we are trying to develop a lot of faculty development programs, because none of these initiatives will be successful without successful teachers. So we are actually doing a lot of teacher training in collaboration with UGC, AICT. We are doing those FDPs. We are trying to start a lot of MOOCs courses, again, to deliver high quality content. And then at a school level, we are working with NCRT to provide them authentic materials that can get into the textbooks and all. So these are some of the things that we have been doing. So essentially talking about what Indian knowledge system is, why it is important. I mentioned it 2 levels, philosophical level and practical level. And third, I talked about how, in terms of developing institutional capacity, encouraging individual researchers, basically at creating more capacity through the students. Essentially, we are trying to prime the pump, if I have to use that engineering terminology again, prime the pump by starting these, encouraging a lot of interns, student interns, and then fourthly, we are trying to create a lot of
school materials that can be used in school curriculums. And these are some of the activities that we are doing. In addition to that, we are also creating a lot of resource bases so that digitizing more than 1 lakh textbooks and all, books and all, for creating resources that will be available to researchers to do research. And one of the things that we do, perhaps we are the only division, I would say, I think so, where you can submit a proposal in any Bharatiya Bhasha, a highly technical proposal in any Bharatiya Bhasha. It will be reviewed, it will be basically, and the panel interviews will be conducted in the same Bharatiya Bhasha, and it will be funded if it has merit. So with the initiatives of the Bharatiya Jnana Parampara Vibhaga, we actually embrace all the Bharatiya Bhashas. Any communication, I'm very happy to say here that we are having 1,000 interns who will be starting from 13th of this month, who will be writing their reports on highly technical subjects in Bharatiya Bhashas. And with those things, I would like to take leave. Thank you so much. Namaste. जैसे प्राचीन भारतीय भाषाएं तमिल, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु आदि सभी प्राचीन भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्रणाली निहित है। उसमें अगर काम करना है, भारतीय भाषाओं में काम करना है, तो भाषा भी जानना चाहिए और इसके साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों भी होना चाहिए। और जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वो भी भारतीय भाषाओं में करना चाहिए। केवल प्राइमरी स्कूल में या फंडामेंटल स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज तक मातृभाषा में होने से पर्याप्त नहीं होगा। शोध तक, रिसर्च R&D तक भारतीय भाषा में करने का हमारा ये रोड मैप होना चाहिए, तब दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है। अब माननीय पूज्य सर्वोत्तमानंद स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, वो आए नहीं, और आप स्वामी सर्वोत्तमानंद जी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलूर मठ, इसके आप वाइस चांसलर हैं। वस्तुतः भारतीय भाषाओं का, आधुनिक प्राचीन ज्ञान प्रणाली का और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का, ये तीनों का संगम आप हैं, त्रिवेणी संगम। नमः श्री यति राजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापह। माननीय हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री सुभाष सरकार जी, आदरणीय हमारे जगदीश कुमार UGC चेयरमैन, आदरणीय शास्त्री जी, और हमारे मंच में उपस्थित बाकी सब पैनलिस्ट। आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं बहुत संक्षिप्त में, हमारी ये तो विद्वत जन की सभा है, सूत्राकार में भी बोलने से वो व्याख्या समझ लेंगे, तो ये संक्षिप्त में ही 5 मिनट में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। पहला तो मैं बोलूँगा कि मैं इस विशेष या NEP 2020 में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। विशेषकर मुझे जो अच्छी लगती है वह है हमारे प्रथम जो है कि भारतीय जो परंपरा, इंडियन हेरिटेज है, उसके बारे में ये मुझे लगता है कि ये प्रथम NEP है जिसने इस बारे में कुछ बोला है। और द्वितीय बात जो बहुत लोग को नहीं मालूम होगी, लेकिन जो हमारे स्वामी विवेकानंद के साहित्य से परिचित होंगे, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि प्राच्य और पाश्चात्य का सम्मिलन होना चाहिए। पाश्चात्य और पाश्चात्य का, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज, दे शुड बी कंबाइंड। तो इस जो NEP में मैं जो देखता हूँ कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों का जो है सम्मिश्रण है, दोनों का यहाँ पर समन्वय। तो ये दोनों बातें जो है, और भी दूसरी बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में मल्टी डिसिप्लिनरी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और अभी लास्ट सेशन में देखा तो इक्विटी के बारे में कहा गया है।
तो ये सब बातें भी है, लेकिन जो मुझे विशेष आकर्षित करती है ये दो विशेष बातें, शायद इसी कारण मुझे इस सत्र में बोलने के लिए कहा गया है। तो इस सत्र में जो टॉपिक है वो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी भारतीय जो प्रणालियां हैं, भारतीय ज्ञान प्रणालियां, और दूसरी जो है कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। मेरे विचार से जो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, पहले तो हमको देखना चाहिए कि इसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन में जनरली जो है जो भाषा की जो डिपार्टमेंट है वो तो करेंगे, लेकिन जो आपके साइंस की डिपार्टमेंट है वो इंग्लिश को छोड़ के दूसरी भाषा नहीं करना चाहती जैसे। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि जब हम GR की बात करते हैं और एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप GR देखते हैं, अभी तो 50% की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आप 100% की भी बात करेंगे ना। तो जैसे लिटरेसी है 75%, 72% है अभी, तो हम लोग तो आशा करते हैं कि हमारे जीवन काल में ही 100% लिटरेसी तो हो जाए, क्योंकि ये असंभव नहीं है, क्योंकि कुछ देश हैं जिन्होंने ये हासिल कर दिखाया। तो जिनकी भी आबादी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारी तरह की ही समस्याएं रही होंगी, फिर भी उन लोगों ने जिस कारण ये हासिल कर दिया। तो साक्षरता की दृष्टि में साक्षरता के लिए तो किया ही जा सकता है, और इसके बाद में आपके जो दूसरी जो है हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन मुझे लगता है कि करना चाहिए। और विशेषकर वैसे ये बात उठती है, पिछले सत्र में भी ये बात उठी कि क्योंकि ये क्वालिटी वर्सेस कंट्रोल और हमारी जो है इक्वालिटी और जो हमारे ये सब बातें उठते रहती है। फिर भी मुझे लगता है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद के साहित्य से परिचित होंगे, तो स्वामी जी का जो है कि उनका ये कहना था, उनकी एक उक्ति है, यदि जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो यदि सच में ही बहुत विद्वान है तो उसको एक शिक्षक से हो जाएगा, लेकिन शूद्र है यदि उसको समझ में नहीं आता कोई विषय तो उसके पीछे 4 शिक्षक लगाओ। तो मेरे विचार से जो गिफ्टेड है, ही ओनली नीड्स एन अपॉर्चुनिटी, बट वी नीड स्पेशल सपोर्ट फॉर द डिप्राइव्ड एंड हु आर पुअर। और विशेषकर इक्विटी में आप जोड़ भी सकते हैं कि जैसे महिला लोग हैं, वो भी आप देखोगे तो भाषाओं के विषय में, आपकी तकनीकी भाषाओं में इतने उनके हुनर नहीं होते हैं जितने कि तो विशेषकर आपके स्कूलों में। तो अब मेरा भी टिकट आ गया 1 मिनट के लिए, तो विशेषकर अच्छा, तो हमारे प्रोफेसर वैद्य सुब्रमण्यम ने भी बोला, उनसे भी मैं पूरा सहमत हूँ कि हमारी जो शिक्षा है वो आपके उसके ह्यूमन वैल्यूज़ जो है उसको उसके लिए रहनी चाहिए, है ना। तो सब लोग जो सोचते हैं कि शिक्षा का ध्येय जो होता है वो दूसरा रहता है, लेकिन हम लोग जो हैं विशेषकर हमारे रामकृष्ण मिशन में हम सोचते हैं कि शिक्षा का ध्येय जो है वो चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण के लिए अपनी परंपरा जो है उसको मन में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो अपनी परंपरा को श्रद्धा नहीं करेगा, जो अपने परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, अपने जो कम्युनिटी के प्रति श्रद्धा नहीं है, नेशन के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसके कारण से हमारा जो है पूरी शिक्षा जो है वो आपके उसका ध्येय हमारे लिए होता है कि मनुष्य का चरित्र निर्माण, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, आप आगे जोड़ सकते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। यह बोल करके मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। मैं अब आमंत्रण करता हूँ मान्य श्री राधाकांत ठाकुर जी, आप तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। सभायै साध्यक्षायै अग्रे विराजमानः भारत सर्वकारस्य मंत्रिणः, अनुदान आयोगस्य अध्यक्षाः, अपि च देशस्य महान्तः विद्वांसः ये समागताः, सर्वेषां कृते मम तत्र अस्ति, सर्वेषां कृते प्रणामाञ्जलिः अस्ति। अयं महोत्सवः अस्माभिः कल्पितः अस्ति यत् भारतस्य यत् शिक्षा अस्माकं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यत् अस्ति तस्मिन् विषये अस्ति।
तत्र अस्माकं यत् भारतीयं ज्ञानमस्ति तस्य प्रामुख्यम् इदानीं दातव्यमस्ति। भारतीयशिक्षा मध्ये एव भारतीयं ज्ञानं नास्ति, भारतीयं ज्ञानं नास्ति। अत एव भारतीयस्य यत् ज्ञानपद्धतिः अस्ति तत्र के विषयाः सन्ति भारतस्य अत्र स्थापनीयाः सन्ति इति विषयम् अधिकृत्य इयं सभा समायोज्यते। अहम् अत्र समागतः अस्मि। यत् भारतस्य यत् ज्ञानम् अस्ति तत्र 5,000 वर्षेभ्यः पूर्वतः एव भारतस्य शिक्षाव्यवस्था अत्यन्तं सुदृढा अस्ति, समाजस्य कृते अस्ति, देशस्य कृते अस्ति। अपि च अप टु 18th century this country was leading in the world, but after the Macaulay system of education, our education system was dismantled and all the scholars of the country was discouraged. This is the place where Shastrarth was taking for the days and months. Scholars were coming from all the corners of the country to debate here. Kashi was popular for learning. India was very vibrant. We were producing scholars. Make it educational hub again. एतत् नेपागतमस्ति। भारतस्य पुनः यत् गौरवमस्ति तत् गौरवं सम्पादनीयमस्ति। अस्माकं या शिक्षाव्यवस्था अस्ति सा शिक्षाव्यवस्था नष्टा कृता अस्ति मेकुले द्वारा। तदानीं किं जातम्, अस्माकं यत् शिक्षा पद्धतिः अस्ति तेषां कृते निर्मिता अस्ति, अस्माभिः वैदुष्यं न सम्पादनीयमस्ति। इदानीं कालः आगतः, इदानीं पश्यामः यत् our students are feeling inferiority to study here, to speak our Indian languages. India government has come with this NAP to encourage them, to feel them, to do higher research, and the multi-entry, multi-exit, multilingualism, multidisciplinarity, ये तो 4 चांद लगाता है नेप में। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 4 जो है 4 चांद लगा रहा है। This is the golden time to emerge. Again, India will gain glory. And you see, there are many branches of knowledge. By 1 minute, I tell only for mathematics. Mathematics, you see, many discoveries and inventions have taken place in India, but credit is being taken by the Western scholars. So you scholars of IIT and learners of IIT should come forward and tell with authority, this is our contribution. This is our contribution. Many discoveries which are made by Bhaskara, Brahmagupta, Aryabhatta, who made first, who used his muscles and head to find the value of pi. Many inventions are made here, but credit is being taken by Western scholars. This is the time NAP has come to give a wake-up call to the learners and the scholars. So this is right time to come forward, and if we learn Sanskrit, we can enjoy Sanskriti culture and we can lead our very healthy life. So my dear friends, this is right time to introduce Indian system of knowledge in our curriculum, in our syllabus. Let students know our knowledge. They are not knowing the contribution of our ancestors and our great scholars of India. Let them know our contribution. Thank you. This opportunity is given to me. Thank you. तीनों वक्ताओं को धन्यवाद। अभी सुबह हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक सूचना दिए थे, उस सूचना का पालन का समय है। मंत्री जी ने कहा था कि अब तक जो प्रश्न नहीं पूछे हैं वो ही प्रश्न पूछना चाहिए। हम सब प्राध्यापक हैं, कक्षा में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो नहीं बोलते हैं उन छात्रों को हम प्रश्न पूछते हैं। तो सजेशन देना है तो भी नए लोग सजेशन देंगे, प्रश्न पूछना है नए लोग प्रश्न पूछेंगे जी। और नॉलेज सिस्टम का विषय है तो आप दोनों उत्तर देंगे, और भाषा का विषय है तो मैं उत्तर दूंगा। आप हैं, बाद में आप। इस विषय में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय में प्रोफेसर हूँ, जीसी जायसवाल। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उनका मूल मंत्र रहा था किस तरह से हम देश में श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ छात्र तैयार करें, और उनका मूल मंत्र रहा कि
किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व में विकास के लिए उसमें शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तीनों मूल्यों का समन्वय होगा, तभी व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है। आज वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि शारीरिक, मानसिक विकास के साथ साथ लोगों में चारित्रिक मूल्यों का कहीं न कहीं नैतिक पतन होता जा रहा है। आप सभी भाषा के विद्वान बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे टीचर्स में, क्यों ना हम कैरेक्टर बिल्डिंग की भी बात करें, संस्कार में किस तरह से हम परिवर्तन लाएं, चरित्र निर्माण की बात जैसे आपने स्वामी जी ने भी बोला है, तो इस विषय में आप कुछ आप सुझाव देना चाहें। धन्यवाद। अब असल में ये बात है, ये सच में ये कठिन प्रश्न होता है, लेकिन इसका फिर भी हल है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अवश्य किताबों के द्वारा आप चरित्र जो है वो नहीं बना सकते। चरित्र बनाने के लिए जो है वो परंपरा से बनाई जाती है, मतलब आपके शिष्य जो है वो सीखेंगे अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से। क्यों नहीं चरित्र जो निर्माण होता है, इसका कारण है कि माँ पिताजी जो है खुद तो झूठ बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, कैसे सीखेगा वो। तो चरित्र निर्माण सिखाया जा सकता है वो आपके खुद के जीवन के द्वारा। तो इसके कारण से असल में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे त्याग की बड़ी आवश्यकता है, कि हमारे शिक्षकों में त्याग होना अवश्य। लेकिन ये कैसे आएगा, इसके लिए हमारे समाज को ही सोचना है। तो मैंने तो सूत्र में बता दिया, अब इसका हल आपको ढूंढना है कि कैसे हम जो चरित्र हम शिष्यों में लाना चाहते हैं, कैसे हम पहले आचार्यों में लेके। मंचासीन भवान अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका। ये भारत है। इस भारत में सर्वसमावेशी शिक्षा नीति के लिए जो संस्कृत के शब्द लुप्त हो रहे हैं, प्रपितामह, पितामह, आंट एक शब्द है, चाची, मौसी, काकी, सबके लिए हिंदी में इस प्रकार 6000 भाषाएं हैं। मैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में BHU में हूँ। 1000 शब्द आपको बता सकता हूँ जो लुप्त हो गए। इन शब्दों के आधार पर कैसे सर्वसमावेशी बना सकते हैं, कैसे हम रूरल सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, नई शिक्षा नीति पर इस पर कोई प्लान है। 1000 शब्दों का कोश हमारे पास है जो भोजपुरी से लेकर के अपनी रीजनल लैंग्वेज की है, जो लुप्त हो गए हैं, 1 दशक पूर्व लुप्त हुए हैं। इन पर कोई योजना हो तो उसको जरूर शामिल किया जाए, मेरा यही प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी को। आर्यन त्रिपाठी, समाजशास्त्र। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्दावली आयोग है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है। ऐसे सभी भाषा संस्थानों ने इसके बारे में कई प्रकार के कोश तैयार कर रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हैं। ये भी हम आपका सुझाव वहां तक पहुंचाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित विशिष्ट जन, अभी अध्यक्ष जी ने भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय भाषाओं पर जो भूमिका प्रस्तुत की। महोदय, जब हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की चर्चा करते हैं तो भारतीय भाषाएं अपने आप हमारे सम्मुख आ जाती हैं, क्योंकि पूरी ज्ञान परंपरा, पूरी विरासत हमारी भारतीय जो है वो भारतीय भाषाओं में निहित है। मैं भारत सरकार और विशेष करके शिक्षा मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इसने भारतीय भाषाओं के प्रमोशन के लिए कैसे उस ज्ञान परंपरा को, ज्ञान संपदा को लोगों तक पहुँचाया जाए, एक बड़ी समिति बनाई है। सौभाग्यवश मैं भी उसका सदस्य हूँ। चेयरमैन साहब हमारे मंच पर विराजमान हैं, प्रोफेसर शास्त्री जी। अब मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ महोदय, संक्षेप में। जी, 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय भाषाएं हैं, अगर इनकी चर्चा करें या विश्व की भाषाओं की चर्चा करें तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम परमात्मा के साथ इसका उदय मानते हैं और पाश्चात्य भी स्वीकार करते हैं कि ऑल यूरोपियन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज आर बॉर्न आउट ऑफ दिस संस्कृत। सर, अगर हम
वो अभ्युदय की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान को प्रसारित करने की बात करते हैं, तो उसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष हमारे सम्मुख आते हैं। हमारा भारत कभी भी भौतिकता की बात नहीं करता है और न आध्यात्मिकता की, दोनों को साथ साथ लेकर चलने की बात करता है। मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, इस पूरे सभागार में तमाम कुलपति लोग विराजमान हैं, कि हम भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान राशि है उसको किसी अन्य माध्यम से अनुदित करके, ट्रांसलेट करके हर बच्चे को पहुंचाएं। दूसरा मेरा अनुरोध है कि संस्कृत की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, संस्कृत की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, एक ही प्रश्न है उसी एक वाक्य से जी, जो संस्कृत की ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अनुवाद के साथ किसी भी स्तर पर, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स हो या जो भी पाठ्यक्रम हो, उसको मूल रूप से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि उसका फ्लेवर और फर्वर जो भी उसकी ब्यूटी है, उस ब्यूटी को भी विद्यार्थी जाने और उससे उसका जीवन और चरित्र निर्माण की जो बात हुई थी वो भी हो सकेगा। इसी आग्रह के साथ आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ऐसा स्टूडेंट खड़ा हुआ जो कम क्वेश्चन पूछता है और 3 बार कोशिश किया लेकिन बैठना पड़ा। तो मैं प्रोफेसर पीके मिश्रा, वाइस चांसलर AKTU लखनऊ, IIT BHU का केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या टीचर जो समझ लिए रहा हूँ। शास्त्री जी जब बोल रहे थे तो एक बात एकदम क्लियर समझ में आई कि एक लैंग्वेज जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर सकती है तो संस्कृत है। वो समझ में आ रहा था। लैंग्वेज चाहे साउथ से नॉर्थ के जो डिवाइड कभी कभी लगते हैं, तो हमें लगता है कि जितनी ताकत हमने हिंदी पे लगाई उतनी ताकत अगर हम संस्कृत पर लगाते, तो एक सजेशन है सर मेरी तरफ से, टेक्निकल की बात करूँ या किसी की, ये निश्चित सफल होगा। दूसरा, ब्यूटीफुल ट्री जब आप पढ़ते हैं धर्मपाल जी का 1823 बेलारी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे जो कहता है कि हमारा स्ट्रांग इतना सिस्टम था कि इंग्लैंड कहीं नहीं ठहरता था। इस 200 साल में इतनी बुरी स्थिति हुई। क्या हम फिर से प्लान कर रहे हैं कि गुरु पर केंद्रित शिक्षा हम फिर से शुरू करें, गुरु आधारित शिक्षा, उसे गुरुकुल कह सकते हैं या जो कह सकते हैं। तो AICT या UGC इस डायरेक्शन में क्या सोच रही है, इतना ही मुझे जानना था। थैंक यू वेरी मच। बैठिए। अभी इसका पहला प्रश्न का, पहला विषय का मैं रेस्पॉन्ड करता हूं। देखिए, एक भाषा का बात, हमें किसी एक भाषा का बात नहीं करना, संस्कृत हो और किसी भाषा भी, हमें भारतीय भाषाओं का बात करना है। एक भाषा, एक भूभाग, एक संस्कृति, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। भारत कभी भी एक भाषा भाषी देश नहीं था, बहुभाषा भाषी देश था और सभी भाषाएं आपस में स्नेह से, परस्पर सहयोग से, लेन देन से जीवन किए हैं। अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए बात करना है तो भारतीय भाषाओं का बात करना और किसी एक भाषा का नहीं, बस इतना ही। इससे हम सब समझते हैं। अभी सर मेरे को कुछ कहना है सर। हाँ, काइंडली सर। जी, ये सामने वाले आप सभी से निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने प्रश्नों को रखा जाए। हेलो सर, ये इंडियन, ये एक मिसाल के तौर पे प्रोफेसर मंजुल भार्गव जिनको फील्ड्स मेडल मिला मैथ्स में, उन्होंने उसका श्रेय संस्कृत को और संगीत का जो श्रेय उन्होंने संस्कृत को दिया। तो दिस इज द बेस्ट अमलगमेशन वेयर लैंग्वेज, साइंस एंड म्यूजिक आर मीटिंग टुगेदर। सो वी शुड डू समथिंग which makes the language and mathematics and music inclusive. That should be done in curriculum somewhere, in maths, physics and Sanskrit. Suggestion noted. आप नमस्कार, नवीन सेठ, गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय गुजरात अहमदाबाद। अभी जो नेशनल दिस इंटीग्रेशन की बात होती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो एक अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो भी इतना ज़रूरी है। केमिस्ट्री का पार्ट है तो नागार्जुन का अंदर लेशन आना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी है तो आर्यभट्ट का पार्ट उसमें आना चाहिए। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन पर भी इतना वेटेज होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बढ़िया। आप नमस्ते। एक मिनट, वो पहले 2 बार खड़े थे आप। जी नमस्कार। हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं कर्नल जगदेव सिंह, मैं वाइस चांसलर आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा से हूँ। हमारी सर हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है। हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम में मेडिसिनल रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए हैं और हमारे पास सर आयुर्वेदिक प्रणाली के मुताबिक 4 US पेटेंट्स हैं और एक हमारे पास यूरोपियन यूनियन पेटेंट है जो कि हमने BHU से के साथ संबंध
स्थापित करके जनरेट किए हैं। मेरा सर प्रश्न ये है, हमारे आईआईटी के विद्वान बोल रहे थे पैनलिस्ट कि कुछ फंड्स की प्रावधान है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए। मेरा जो है क्वेश्चन यही है कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमें कुछ फंड्स की प्रावधान हो सकता है ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको हम कमर्शियलाइज करके एक प्रोडक्ट बनाएं। ये 4-5 हमारे पास पेटेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं, और इसमें हमारे साथ BHU के साइंटिस्ट भी बहुत नज़दीक से इन्वॉल्व हैं। एक तो सर ये है, दूसरा सर ये है कि हमने जो ये नैतिकता के बारे में, बस एक प्रश्न से आप उसका उत्तर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, आप बताइए। निश्चय सर, इसका हम भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन जो है, वी कंडक्ट प्रोग्राम्स फॉर वेयर वी एक्चुअली आस्क फॉर proposals to establish centers. We fund research proposals and we funded internships for students. Just in the last 6 months, we have established 13 IKS centers in the country, and we have funded 36 interdisciplinary projects which are focusing on practical applications using the Indian knowledge systems and the most modern technologies that we can find. And just to give you one example, they are looking at Vajralepa, which is a 4-metal alloy, to develop anti-friction coatings. And there is another technology where they are trying to make antimicrobial coatings based on a ceramic shard, pottery shard that was excavated near Agra, that is about 2000 years old pottery shard. So, and we are looking at Ayurveda centers where we are combining traditional Ayurveda with modern network pharmacology to look at these two things for drug discovery. So these are some of the centers that we have established and some of the kind of research projects we have funded. Similarly, we have funded 400 interns who have worked for 2 months under experts of Indian knowledge systems throughout the country, and they have submitted reports. Now, in next 2 months, we are going to announce calls for 40 research centers and more than 70 research proposals in different themed areas. And we identify different themed areas based on our interaction with scholars throughout the country. We actually go, keeping the tradition of Bharatiya Jnana Parampara alive, we actually go to different parts of the country and talk to people. We'd be happy to connect with you and come and talk to your faculty so that they can be more involved. And you can visit iksindia.org, iksindia.org. That is a website where you'll find a lot of information. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार सर। समयः समाप्तः। नमस्कार, सर, एक मिनट। मैं एक क्वेश्चन मेरा है। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। मेरा भी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला सर, समय विश्वविद्यालय सीमा का कम होने के कारण नहीं, बहुत- मेरा एक है, क्यों मैं भी बहुत देर से खड़ा था, मुझे कोई समय नहीं मिला, ये तो अन्याय हो जाएगा। प्रश्न बोलिए, एक वाक्य में, 2 वाक्य में बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और हम भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार नहीं ले रहे हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि हम गणित की बात करते हैं और गणित का जो विकास हुआ था वो हमारे यज्ञ कुंडों से शुरू हुआ था, और गणित के बहुत बड़े बड़े, जिसको हम व्यास परिधि संबंध, जिसको हमने पाई कहा, जिसको हमने पाइथागोरस प्रमेय कहा, वो भी, ये सारे हमारे शून्य की जो अवधारणा है, अनंत की अवधारणा है, ये वहाँ से निकली। परंतु हम धीरे धीरे जितनी हमारी परंपराएं, हम उनको छोड़ रहे हैं। हम आज संस्कृत के और संस्कृत में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ पढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, परंतु जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो हमारी पाठशालाएं हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, उनको क्यों नहीं हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और हम अपनी 12वीं शताब्दी तक भारतीय ज्ञान परंपरा चल रही थी, 12वीं शताब्दी के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा अंग्रेजी ज्ञान परंपरा की पिछलग्गू हुई। Now I request our chairperson to conclude this. नमस्कार, एक लास्ट क्वेश्चन सर। भारत सरकार के द्वारा एक समिति बनी है, भारतीय भाषा समिति। इस समिति के माध्यम से भी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए बहुत कुछ कार्यक्रम सोचे जा रहे हैं। एक अभी तक क्या था, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज, ऐसा देश को, समाज को तोड़ने का कुछ काम चल रहा था।
आगे जाके हमें वस्तुतः भाषा देश को जोड़ना चाहिए, एकता हमें होना चाहिए। आज देश में किस प्रकार भाषा का कुछ सेंसिटिव विषय है, ये सब हमें ध्यान में रखते हुए हमें भारत की एकता भाषाओं के द्वारा किस प्रकार एकता हो रही है, ये बातें हमें सबके सामने रखना चाहिए। जैसे सभी भारतीय भाषाओं में सामान्य शब्दावली, कॉमन वोकैबुलरी 50-60% शब्द समान है, और सभी भाषाओं के अक्षरमाला वर्णमाला समान है, ध्वनि व्यवस्था समान है, वाक्य रचना समान है, साहित्य मूल स्रोत समान है। ऐसे अगर देखते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भाषाओं में, और यहाँ कच्छ से कामकोटि तक सभी भाषाओं में ऐसे बहुत समानताएं हैं, और इसके कारण ही अब अभी तक भारत एक रहा है। भाषा भारत को एक करती है, तो हमें भी भारतीय भाषाओं के द्वारा राष्ट्र की एकता एकात्मता का सूत्र और दृढ़ करना चाहिए। उस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, उस प्रकार का हमारी भाषा भाषण होना चाहिए। ये एक विषय हो गया। दूसरा, भाषा पढ़ाना, टीचिंग लैंग्वेजेस और टीचिंग थ्रू लैंग्वेजेस, ये दोनों अलग अलग हैं। भाषाएं, किसी भी भाषा को पढ़ाइए, लेकिन किस भाषा माध्यम से पढ़ाते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर कॉलोनी निर्माण हुआ है यहाँ भारत में 200 सालों में, वो किस भाषा माध्यम से हुआ हम सब जानते हैं। कब शुरू हुआ? 1835 में शुरू हुआ। 2035 को 200 साल होगा। वो 200 साल होने से पहले क्या हमें उस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इमारत को नहीं गिराना, नहीं व्यवस्था में बदल लाना या नहीं लाना है? तो हमें अभी संकल्प करना होगा। जिस अंग्रेजी भाषा माध्यम से, मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी भाषा माध्यम विरोधी भी नहीं हूं, अंग्रेजी भाषा भी रहेगा, अंग्रेजी भाषा माध्यम भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी रहेगा, विदेशी भाषाएं रहेंगे, पूर्व एशिया भाषा भी रहेंगे, सभी भाषाएं रहेंगी, लेकिन उसके समान पर्याय भारतीय भाषा माध्यम भी होना चाहिए। उसके लिए भी हमें योजना बनाना है। और एनईपी 2020 में मल्टीलिंग्वलिज्म का हम बहुत आग्रह करते हैं। मल्टीलिंग्वलिज्म अगर व्यवहार में आना चाहिए तो अभी हम सब जितने भी प्राध्यापक हैं, 99% प्राध्यापक अंग्रेजी भाषा छोड़ के नहीं, और कुछ बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर्स में जो हैं उनको छोड़ के मान लीजिए 90% हम मोनोलिंग्वल टीचर्स हैं। हमें पहले मल्टीलिंग्वल टीचर्स बनना चाहिए। अगर हम मल्टीलिंग्वल टीचर्स बनाएंगे तो और एक भारतीय भाषा सीखेंगे, तब हम वास्तविक रूप में देश में मल्टीलिंग्वलिज्म ला सकते हैं। और आगे के अगर 10 साल की कुछ कार्य योजना हम बनाते हैं तो हमें अगले साल, माने अगले 22-23 में क्या करना, 23-24 में क्या करना, 10 साल का अगर पर्सपेक्टिव प्लान करते हैं तो अगले साल हम सब मिलके स्किल वोकेशनल एजुकेशन से लेके उच्च शिक्षा तक, शोध तक जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, उन विषयों का अगर भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो हमें अगले साल ऐसे सभी विषयों में अपना विषय का भारतीय भाषा में ग्रंथ लेखन करना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन, नॉलेज क्रिएशन, टेक्स्ट बुक क्रिएशन इन भारतीय भाषा। मान लीजिए हम सब मिलके अगले साल, देश में तो लाखों प्राध्यापक हैं, कुछ हजार
पुस्तकें सभी भारतीय भाषाओं में, कम से कम मेजर भारतीय भाषाओं में हम तैयार करेंगे, एक साथ प्रकाशन करेंगे, देश में कितना बड़ा वातावरण बनेगा। एक पहला कदम ये हो सकता है। इस प्रकार 10 साल का हमारी कार्य योजना होना चाहिए। और भारतीय भाषा में भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय भाषाओं का पुनरुत्थान से भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान से नवाचार, नवा आविष्कार होगा। इससे भारतीयता का पुनरुत्थान होगा। भारतीयता का पुनरुत्थान से भारतस्य पुनः वैभवं भविष्यति। अहम सर्वत्र संस्कृते संभाषणं करोमि, सर्वे जनाः अर्थं जानन्ति, तत्र कारणं सर्वभारतीय भाषासु संस्कृत शब्दाः सन्ति इति उक्त्वा मम वचनेभ्यः विरमामि। नमो नमः। आपका बहुत बहुत आभार सर। आप सभी को हृदय से धन्यवाद करते हुए इस सत्र के समापन की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं।